इस मामले में बेचारी औरतें भी बिलावजह परेशान होंगी क्योंकि वही कैदी को अंदर लाई थी। इन दोनों में बहस छिड़ गई। मेरे बोनस की पेशकश पर कोई भी तबसरा न करने का मतलब यह था कि मेरी वो पेशकश कबूल कर ली गई थी और वो दोनों इम्कानी खतरात वगैरह का जिक्र करके इस समझौते से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे। इन दोनों की हुज्जत आराई में दखल अंदाज होकर मैंने मजीद चारा डाला। तो मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी हर माकूल बात मान दूंगा। हम परेशानियों से बचने के लिए कोई भी काबिल कबूल कीमत अदा करने को तैयार है, लेकिन 10 लाख का तावान देना हमारे बस से बाहर है। पहला गार्ड हरीसाना हंसी के साथ बोला, लाख तो 6 हिस्सों वाली बड़ी रकम होती है। वो हजारों में बात करते तो शायद मुंह मांगा तावान हासिल कर लेते। जिस घर की औरतें पिस्तौल चलाकर बदमाशों को मार लेने का हौसला रखती हूँ वो अपनी रकम इस तरह बर्बाद नहीं करता। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने उसके तबसरे की गहराई को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा, खून पसीने की कमाई ठंडे माथे नहीं लुटाई जा सकती। हम बिल्कुल ही डरपोक नहीं है, बस 5 हिस्से पूरे हों तो बात बन जाएगी। उसने ताई तलब अंदाज में अपने साथी से मुखातब कर कहा, शरीफ लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन बोनस इतना जरूर हो कि हमारे बाल बच्चों का कुछ भला हो जाए। एजेंसी की तनख्वाह से तो दाल रोटी में मुश्किल गुजारा होता है। वो वाज़ेह तौर पर 10,000 की कीमत का मुतालबा कर रहा था, लेकिन अंधेरे में उसकी आंखों में जो हरीसाना चमक नमदार हुई थी उसने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं किसी एतराज के बगैर रजामंदी का इजहार कर बैठता तो वो कुल 10,000 से 10,000 फी कस पर भी छलांग लगा सकता था। कदरे हीलो हुज्जत के बाद 10,000 रुपए पर मुआमला तय पा गया। रकम और जेवरात की पोटलियां गाड़ी में मुंतकिल करने से पहले मैंने जहांगीर की रकम में से बड़े नोटों की चंद गड्डियां अलग करके उनके मुसावी डॉलर उस रकम में मिला दिए थे। मैं इनसे ज्यादा बातूनी और चालाक गार्ड को अपने साथ अंदर लाया। उसे टोनी के पास छोड़कर अंदर से 10,000 के नोट लाया और उसके हवाले कर दिए। उसने नोट गिने बगैर अपनी अंदरूनी जेब में रख लिए। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है? वो टोनी के बंधे हुए हाथ और पैरों का जायजा लेकर बोला। इसे कब तक बाहर ले जाने का इरादा है? हम जल्दी निकलेंगे, तुम इसे गाड़ी के पायदान में डलवा दो। मैंने कहा। मेरी हदायत पर दूसरे अफराद जहांगीर की ख्वाबगाह में रुके हुए थे। मैंने सुल्तान शाह को आवाज देकर बाहर बुलाया। गार्ड के साथ मिलकर टोनी को गाड़ी में पहुंचाने के काम पर लगा दिया। गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को खून के धब्बों वगैरह से बचाने के लिए मैंने उसे घर की चादरें इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। हम वो भरा पूरा घर यूं ही छोड़कर जा रहे थे। मेरी छठी इस कह रही थी कि वो सब बेकार होने वाला था। जहांगीर या सलमा को इस सामान में से कोई चीज इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलना था। एलन कुत्तों और बंदरों वगैरह को तरबियत देते देते खुद एक पागल कुत्ते की तरह जहांगीर के उम्र भर के जमा किए हुए असासों को तबाह करने पर तुल गया था। सुल्तान शाह को गार्ड के साथ मसरूफ छोड़कर मैं कमरे में चला आया। गजाला मेरे अगले प्रोग्राम के बारे में बेहद मुतजस्सिस थी। मैंने उसे बताया कि इस वक्त मेरे ज़हन में वहां से फरार और टोनी के बेकार वजूद से छुटकारे के सिवा कोई मंसूबा नहीं था। हम बेमौत मारे जाएंगे। वीरा के मुतासफाना लहजे पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। तुम्हारा ख्याल है कि इस बंद चूहेदान में हम महफूज हैं? किसी मंसूबे के बगैर हम चारों रात भर शहर की सड़कों पर आवारा गर्दी करते रहे तो कहीं ना कहीं पुलिस से टकराव होगा। शहर के हर पुलिस वाले ने आज का इनामी इश्तिहार अपने पास बसा लिया होगा। रंग रूप और हुलियों की तब्दीली के बावजूद किसी को भी हम पर शुबा हो गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसी वक्त सुल्तान शाह कमरे में आ गया। गार्ड कह रहा है कि कैदी डिक्की में ठीक रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ वही करो। गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज में गुर्राहट शामिल होगी। इसे डिक्की से निकाल कर कहीं फेंकना अजाब बन जाएगा। पायदान से दरवाजा खोलकर बाहर धकेलना ज्यादा आसान साबित होगा। जाओ और काम खत्म करके जल्दी वापस आओ। मेरे तेवर देकर वो उल्टे पांव वापस लौट गया। वीरा खामोश रही। मैंने रिसीवर उठाकर उन दोनों से कहा कि खाने का कुछ सामान समेट लो। हो सकता है कि हम फौरी तौर पर किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट का रुख न कर सके। सामान गाड़ी में डाल लो, हथियार इकट्ठे कर लो, हर शख्स पूरी तरह मुसल्ला रहेगा। वो दोनों भी बाहर निकल गई और मैं फोन पर जहांगीर के अस्पताल का नंबर मिलाने लगा। इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे और मुझे अंदेशा था कि अस्पताल में मिलने वाली फराग दिलाना आज़ादी की बिना पर जहांगीर इस वक्त अपनी तरंग में होगा। लेकिन मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि मैं इसे घर से अपनी रवानगी के बारे में बाखबर कर दूं ताकि वो भी तन्हाई और बेजारी के आलम में इधर का रुख करने का कोई इम्कानी इरादा मुलतवी करते। सिलसिला मिलने पर अस्पताल की टेलीफोन ऑपरेटर ने मुझसे मुआजरत की कि इस वक्त वो मतलूबा मरीज से मेरी बात नहीं करा सकती। मेरी इसरार पर उसने मुतल्ला किया कि मरीज मुसक्कन दवाओं के ज़ेरे असर इस वक्त तक सो चुका होगा और किसी वजह से उसे नींद ना भी आ सकी हो तो वो ज़हनी यकसोई से बात करने के काबिल नहीं होगा। मुझे मालूम था कि वो मसलहतन मुसक्कन दवाओं का जिक्र कर रही थी, वरना इस समेत अस्पताल के बेशतर अमले को इल्म हो चुका होगा कि जहांगीर अपने कमरे में पड़ा क्या करता रहता है। जब ऑपरेटर को किसी तरह गुलू खुलासी होती नजर ना आई तो उसने मजबूरी के आलम में मेरे फोन की लाइन जहांगीर के कमरे में मुंतकिल कर दी। जहांगीर वाज़ेह शिनाख्त से बचने के लिए अस्पताल में अनवर जहांगीर बना हुआ था। इस तरह मैंने भी ऑपरेटर को अपना नाम दिलावर बताया था। जहांगीर वैसे ही नशे की झोंक में था। फोन पर उसकी लहराती हुई आवाज सुनाई दी तो उसमें मुकम्मल अजनबियत रची हुई थी। होश में रहकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बुजुर्गवार बोल रहा हूँ। मैंने उसे फटकारते हुए कहा, हालात बहुत खराब हो गए। हालात को गोली मारो
मेरी आवाज पहचान कर वो लड़खड़ाती आवाज में चहकने लगा। मैं इस वक्त परेशानी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरी महफिल खराब मत करो। अगर तुम भी दिल लगी के मूड में हो तो फौरन यहाँ आ जाओ। हम तुम्हारा घर खाली कर रहे हैं। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। या किसी वक्त भी कोई भयानक गड़बड़ हो सकती है। अब इधर का रुख नहीं करना। तुम्हारी चीजें मेरे पास हैं। जब भी मौका मिला मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। क्यों मुझे खौफजदा कर रहे हो यार? डरी डरी हंसी के साथ उसकी आवाज उभरी। तुम्हारे होते हुए कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तुम मेरी जान और अरमान हो। मुझे मालूम है कि तुम कोई ना कोई करतब दिखाकर सब कुछ ठीक कर लोगे। मैं मुश्किल में हूं। मैंने अपनी बात उसके जहन में बिठाने के लिए सख्ती से कहा। अगर तुमने मेरी इस वार्निंग को याद नहीं रखा तो मुझे तुम्हारे अंजाम पर शदीद कल्क होगा। अरे बाप रे, उसकी बुखलाई हुई आवाज उभरी। तुम तो मेरा मूड चौपट करने पर तुले हुए। ऐसी बात है तो मैं भूल कर भी इधर का रुख नहीं करूंगा। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। इसका वो वादा सुनते ही मैंने फोन बंद कर दिया। मैं रिसीवर क्रैडल पर रख ही रहा था कि अब फिजा एक इज़्तिरारी इंसानी चीख से लर्ज उठी। आवाज बहुत करीब की थी। हम जिन हालात से दो चार थे इनकी बिना पर इस बात का तयन करना दुश्वार नहीं था कि वो चीख हमारे मकान के अहाते ही में गूंजी थी। मैंने पिस्टल निकालकर फौरन ही लोडेड किया और निकासी के रास्ते की तरफ दौड़ लगा थी। मैं ये महसूस कर चुका था कि इस वक्त मेरे सिवा कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। सब लोग मेरी हदायत पर जरूरी साजो सामान गाड़ी में जमाने में मसरूफ थे। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा था। मैं जहांगीर की ख्वाबगाह से निकलकर ड्राइंग रूम तक भी न पहुंचे पाया था कि बाहर से किसी खूनखार कुत्ते की वहशियाना गुर्राहट के साथ एक फायर की आवाज गूंजी और फिर अचानक ही पुरसुकून फिजा गोलियों के वहशतनाक शोर से लर्ज उठी। मेरे बदन में खौफ से फुरीरियां सी दौड़ गई। आखिरकार मेरी छठी हिस्स की ललकार नतीजा खेज साबित हो ही गई थी। हमारे दुश्मन शायद किसी और तरबियत याफ्ता कुत्ते के साथ मेरी तलाश में जहांगीर के मकान पर धावा बोल चुके थे। गनीमत यह था कि हम सब बेखबरी के आलम में नहीं घिर गए थे। तो मुहाफिज समेत 5 मुसल्ला अफराद बाहर ही मौजूद थे जो दुश्मन की यलगार को काफी देर तक रोक सकते थे। फायरिंग में तवातुर पैदा होते ही गुर्राते हुए कुत्ते ने मुश्तिल होकर भौंकना शुरू कर दिया था। इसकी आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बरामदे में या इसके करीब ही मौजूद था और अपनी कुव्वत शामा की मदद से यह फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि उसे किधर की राह इख्तियार करनी चाहिए। शायद मेरे वजूद की मानूस बू ने उस कुत्ते की मदद की। जो ही मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा, बाहर से नीम व पट तेजी से अंदर की तरफ आया और फिर एक कद आवर स्याह कुत्ता मेरे ऊपर आ पड़ा। कुत्ता अपने शिकार तक पहुंचने के जोश में बहुत तेजी से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुआ था। वो सेहतमंद जिस्म और पतली कमर का मालिक होने के साथ बहुत वजनी भी था। मैं कोशिश के बावजूद उसकी इज्जत से बच नहीं सका और ना ही उसकी चौंक संभाल सका। गनीमत यह था कि कुत्ता अपने शिकार पर हमला आवर होने की पोजीशन में नहीं था, वरना उसके पंजे पहले ही वार में मेरा बदन उधेड़ डालते। अपनी मुड़ी हुई अगली टांगों के साथ वो मेरी छाती पर आया और मुझे पुश्त के बल गिराता हुआ आगे निकल गया। खूनखार कुत्तों की तरबियत के सिलसिले में एलन की महारत एक कयास नहीं रही थी। कुत्ते की पहली आवाज सुनते मुझे अंदाजा हो चुका था कि उसे मेरी भरपूर बू पर सधा कर यहां लाया गया था। नीचे गिरते हुए मैंने समझ लिया था कि मैं उस वैशी कुत्ते के पलटने से पहले अपने कदमों पर उठने में कामयाब ना हो सका तो वह अपने तेज दांत और नुकीले पंजों के साथ मेरे सीने पर सवार होकर मुझे लहू लुहान कर डालेगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि नीचे गिरने के बावजूद लोड किया वह पिस्टल मेरी गिरफ्त में था। मैंने अपने कदमों पर उठते ही पिस्तौल तान कर कुत्ते पर फायर चौक मारा। मेरे क्यास के ऐन मुताबिक वह रुक कर मुझ पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहा था। उजरत और घबराहट की वजह से मेरा पहला निशाना खता हो गया। गोली कुत्ते के ऊपर से गुजर गई। इसीलिए में मुझे इदराक हुआ कि मेरा सिर्फ एक वैशी कुत्ते से मुकाबला नहीं था। मेरे अक्कम में एक और दूसरा चितकबरा कुत्ता आ चुका था और मेरे ऊपर गुर्रा रहा था। पता नहीं एलन मेरे चीथड़े उड़वाने के लिए कितने कुत्तों का दस्ता साथ लेकर आया था। बाहर वक्फे वक्फे से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ इन 2 कुत्तों की खून अचाम गुर्राहटें सुनाई दे रही थी जो मौत बनकर मुझे अपने नरगे में ले चुके थे। मैंने पलक झपकने में फैसला किया कि मेरे लिए चितकबरा कुत्ता ज्यादा खतरनाक था। स्याह कुत्ता मुझसे कदरे दूर था और एक फायर से बचने की वजह से कदरे मुतरद्दिद भी था, जबकि चितकबरा कुत्ता ड्राइंग रूम में घुसने ही गजबनाक अंदाज में दांत नकोस कर मुझ पर जस्त लगाने की पोजीशन ले चुका था। जो ही वो कालीन छोड़कर फिजा में मेरी तरफ आया, मैंने कदम जमा कर उस पर गोली चला दी। गोली उसके दहाने में घुसकर शायद उसके दिमाग के चीथड़े उड़ाती हुई गुजर गई। उसकी जस्त अधूरी रह गई। वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही एक बड़े लोथड़े की तरह कालीन पर गिर गया। उसके अंजाम का यकीन करने के लिए मुझे उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं थी। फायर करते ही मैंने उस भयानक कुत्ते के जहन्नुम वासिल होने का अंदाजा लगा लिया था। अपने घुराते हुए मुश्तिल साथी के उस अंजाम पर स्याह कुत्ता अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। मैंने जो ही उसका निशाना लेने की कोशिश की, उसने छलांग लगाने की बजाय पूरी कुव्वत से मेरी तरफ दौड़ लगा दी। फासला ही कितना था, मेरे संभलने से पहले उसने भौंक कर मेरी पिंडली पर मुंह मारा। मैंने इस्तरारी हालत में अपना पैर पीछे किया, मगर उसने मेरी पतलून का पांचा अपने मुहिब जबड़े में दबा लिया और उसे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ खींचने की कोशिश में जोर लगाने लगा। मुझे उस अमर का एतराफ करने में कोई आर नहीं कि कुत्ते की जोर आजमाई के मुकाबले में
मेरे लिए अपनी जगह पैर जमाए रखना दुश्वार हो रहा था, मगर यह बात मेरे हक में थी कि पतलून में उलझने के बाद कुत्ता मसरूफ हो गया था और मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी वक्त मिल गया था। इस कशमकश में पिस्तौल मेरे कब्जे में जरूर रहा था, लेकिन इसका दस्ता मेरी गिरफ्त से निकल गया था। मैंने नाल पकड़कर पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से स्याह कुत्ते के स्तर पर मारा। खट की आवाज के साथ वो बलबलाकर भौंका और उसने मेरी पतलून छोड़कर कलाई पर मुंह मारने की कोशिश की, लेकिन सर पर शदीद ज़रब आने की वजह से शायद उसकी बेनाई धुंधला गई थी। उसकी मुहिब थूथनी फिजा में लहरा कर रहेगी। इस नाकामी पर चिल्लाकर वो मेरे मुंह पर मेरी तरफ झपटा, लेकिन इस वक्त तक मैं पूरे एतमाद से संभाला ले चुका था। मैंने उस खूनख्वार इफरीत के सर में भी गोली उतार दी और वह दम तोड़ती हुई राटों के साथ कालीन पर गिरकर तड़पने लगा। लम्हा भर के लिए मैंने अपने कानों पर जोर दिया, लेकिन फिजा में किसी और कुत्ते की आवाज सुनने में कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त शायद मेरी तलाश के लिए वही 2 कुत्ते लाए गए थे। मुझे हैरत इस बात पर थी कि बाहर गजाला, वीरा और सुल्तान शाह के साथ 2 मुसल्ला गार्ड्स भी मौजूद थे। वो सब मुसल्ला थे और नामालूम हमला आवरों का मुकाबला भी कर रहे थे, लेकिन इनमें से किसी ने इन दोनों कुत्तों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं महसूस की थी। वो कोई भी जख्म खाए बगैर मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इन दोनों कुत्तों से मुकाबला करते हुए मैं ये बात महसूस कर चुका था कि ड्राइंग रूम के खुले हुए दरवाजे से कई गोलियां अंदर आकर इधर उधर पवस्त हो चुकी थी। मैंने तराना वार ड्राइंग रूम से बाहर निकलने के बजाय दीवार के साथ चिपक कर बाहर का जायजा लेने की कोशिश शुरू कर दी। सुल्तान शाह शायद ड्राइंग रूम की तरफ से गाफिल नहीं था। जहांगीर की ख्वाबगाह और लाबी में चले हुए 0 वाट के कमकमों की रोशनी के पसे मंजर में उसने मेरा मुतहर्रिक हिवला देख लिया और अपनी जगह से ऊंची आवाज में बोला, जल्दी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करो। एलन के साथ 3-4 आदमी हमलावर हुए हैं, मगर अभी तक उन्हें अंदर घुसने में कामयाबी नहीं हुई है। बस 2 खतरनाक कुत्ते अंदर आ सके, इन्हें तुमने मार लिया होगा। ये इसी का हौसला था कि गोलियों के साये में उसने इतनी लंबी बात कर डाली थी। मैं बोलकर हरीफों को अपनी पोजीशन का अंदाजा लगाने का मौका नहीं देना चाहता था। सुल्तान शाह की गुफ्तगू से यह फायदा जरूर हुआ कि मुझे बाहर के हालात का सही अंदाजा हो गया। मेरे हमायती अहाते में फैले हुए थे। एलन और उसके आदमी अंदर घुसने के लिए कोशां थे। वो इतने अहमक नहीं हो सकते थे कि मुजाहमत होने पर भी अपनी सारी तवज्जो फाटक पर मरकूज रखते। वो खाली पलाट की या किसी और सम से दीवार फांद कर भी अंदर कूद सकते थे। एक बार अंदर वो आ जाते तो चौतरफा लड़ाई शुरू हो सकती थी, जिसमें बाहर निकलने वाला कई नादीदा हथियारों की जद पर होता। मैं फौरन सीने के बल लेट गया। बरामदे के ऊंचे फर्श पर कोनियों और घुटनों के बल आगे से रखने में देख लिए जाने का खतरा नहीं था। बाहर फैला हुआ अंधेरा खासा गहरा हो चुका था। इसमें फायरिंग के शोले लपक रहे थे, जैसे मुतअद्दिद जगहों पर बैठे हुए लोग चकमाक पत्थरों को आपस में लड़ा रहे हों। मैंने ड्राइंग रूम के कालीन पर से बरामदे के नंगे फर्श पर पेशकदमी शुरू ही की थी कि मेरे नथनों में पेट्रोल की तेज बू आई। वो बू अचानक शुरू हुई थी और खासी तेज थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे पेट्रोल से भरा हुआ कोई कनस्तर खोल कर कहीं बहा दिया गया हो। मेरा माथा ठिनक गया। एलन के आदमी किसी महफूज सम से अहाते में घुस चुके थे और किसी खुली हुई खिड़की वगैरह से अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश में मसरूफ थे। उन्होंने अपने छोड़े हुए कुत्तों को मकान के अंदर घुसते देखकर समझ लिया था कि मैं इस वक्त भी मकान में छुपा हुआ था। अंदर आग फैलती तो मुझे बाहर निकलना पड़ता और फिर वो भड़कते हुए शोलों की आसेबी रोशनी में मुझे पहचान कर जिंदा घेरने की कोशिश कर सकते थे या कम से कम गोली मार सकते थे। उनके अज़ाइम बहुत खौफनाक और वाज़ेह थे। एलन मुतअस्सिब और मालदार यहूदियों की तंजीम डेविड स्टार के लिए काम कर रहा था, जिसे अमेरिका और भारत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। इसे मालूम था कि मैं इसे पाकिस्तान में आसानी से कदम नहीं जमाने दूंगा और इसकी राह में रोड़े अटकाऊंगा। इसलिए वो अपना असल काम शुरू करने से पहले हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। लेकिन तकदीर हर तसादुम में मेरा साथ दे रही थी। इस बार भी मैं पेट्रोल में घिरने से पहले मकान से बाहर आने में कामयाब हो गया था। जहांगीर के घर के आईनी फाटक में बनी हुई जैली खिड़की खुली हुई थी। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खिड़की खुलवाते ही इन लोगों ने कुत्तों को शिकार दिया हो और वो खिड़की खोलने वाले को गिराते हुए अंदर घुस आए हो। इस जैली खिड़की में से गोलियां अंदर आ रही थी। शायद एलन के किसी आदमी ने वहां जमकर सब लोगों को उलझाया हुआ था। दूसरे आदमी दूसरी समत में मुकद्दर आजमाई कर रहे थे। मैं आ रहा हूं, मेरे ऊपर फायर न कर देना। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने कदरे तेज सरगोशी में कहा, वो लोग मकान में पेट्रोल छिड़क रहे हैं, अब यहां से निकलने की फिक्र करो। ताहिर, अंधेरे में कहीं करीब ही से एक गार्ड की हेजान अमेज सरगोशी उभरी। ओट में रहकर फाटक खोल दो, यहाँ बहुत बड़ी खूनरेजी होती नजर आ रही है। आखिरकार में जहांगीर किसी आयकार तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो तीनों उसी के आसपास मौजूद थे। फायरिंग का शोर सुनकर शायद उन्होंने उसी की ओट ली थी और खतरे की शिद्दत में कमी का एहसास करने के बावजूद उसी के गिर्द मंडला रहे थे। इनसे जरा दूर एक गार्ड पाम के बड़े कमले की ओट में दुबका बैठा था। उसका दूसरा साथी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो फाटक के करीब ही कहीं जमा हुआ था। सब गाड़ी में सवार हो जाओ। मैं नीचे पहुंचते ही हदायत जारी की, फाटक खुलते ही हम यहाँ से निकल भागेंगे। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो जहांगीर की यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, ना भी हो तो 2-4 गोलियां इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैं ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि फाटक के आईनी कुंडे की आवाज उभरी। शायद ताहिर नामी गार्ड फाटक तक पहुंच चुका था। बाहर से एक हल्का सा ब्रस्ट फायर हुआ। ततराहट 5-6 गोलियां चली।
कुछ खिड़की से गुजरकर अहाते में गुम हो गई। चंद तबीज आईनी फाटक से टकरा कर रह गई। दूसरे गार्ड ने कई जवाबी फायर किए मगर वो भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर एक तेज आईनी छनकार के साथ गेट के दोनों पट अंदर की तरफ खुलते चले गए। मैंने फुर्ती के साथ ड्राइविंग सीट संभाल के इंजन स्टार्ट किया। सुल्तान शाह मेरे बराबर में बैठ गया। गजाला और वीरा ने पिछली सीट संभाल कर दरवाजा बंद कर लिया। बेहोश टोनी गालबन उनके कदमों में था। गेट खुलने पर बाहर से सिर्फ 2 फायर हुए, फिर सिर्फ खटके की आवाज गूंज कर रह गई। शायद बाहर वाले के मैगजीन में सिर्फ 2 गोलियां रह गई थी जो उसने चला दी थी। मजीद फायर करने के लिए उसे खाली मैगजीन निकालकर अपने हथियार में नया मैगजीन लोड करना था। इस वक्त एक कार इसी पोजीशन में खड़ी हुई थी जिसमें हमने उतरते वक्त इसे छोड़ा था। मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और पूरी रफ्तार से कार पीछे छुटा दी। पुख्ता फरिश पर एकार्ड के टायर पूरी कुव्वत से चीखे और कार तकरीबन उछलकर पीछे की तरफ तोड़ पड़ी। एकार्ड लम्हा भर में फाटक से गुजर गई। मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और हेडलैम्प्स ऑन कर दिए। इसी वक्त इमारत की तरफ से भग की एक घुटी हुई मगर तेज आवाज आई और फिजा में सुर्ख सुर्ख शोलों का लहू रंग इनेकास तैरता हुआ नजर आने लगा। गाड़ी के खुदकार गियर्स को ड्राइविंग पोजीशन में ले जाते हुए मैंने गैंडे नुमा उस शख्स को देखा जो क्लशंकोफ नुमा एक अच्छी हथियार लिए खाली प्लाट की तरफ तोड़ रहा था। वो यकीनन एलन का साथी था जो इन वक्त पर अपना मैगजीन खाली हो जाने की वजह से हमें अपना निशाना नहीं बना सका था और अब अपनी जान बचाने के लिए पूरी कुव्वत से किसी जाए पनाह की तलाश में दौड़ा जा रहा था। मैंने ऊंची आवाज में सब कुछ खबीज की तरफ मुतवज्जा किया लेकिन वो इससे पहले ही देख लिया गया था। गजाला की तरफ की खिड़की से फायर हुआ लेकिन भागते हुए शख्स का बाल भी बीखा नहीं हुआ। जहांगीर का मकान तेजी से भड़कती हुई आग की भयानक लपेट में आता जा रहा था। लहजा बलहजा बढ़ते हुए शोलों के साए में कसीर धुएं के गहरे बादल अंगड़ाइयां लेते हुए किसी भयानक इफरीत की तरह हर तरफ फैल रहे थे। सफाक एलन ने जहांगीर के शौक और उमंगों से बनवाए और सजाए गए बेशकीमत मकान को एक ही लम्हे में आग का ईंधन बना दिया था। अपने अजीज तरीन दोस्तों की उम्र भर के असासों को यूं बेबसी से जलते देखना मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन जिंदगी में ऐसे मरहले भी आते रहते हैं। वो मकान एक तरफ रहा। इस वक्त हमारी आजादी और जिंदगियों के लाले पड़े हुए थे। मैंने जज्बात के रूह में बहकर वक्त जाया करने के बजाय तेजी से कार उसी तरफ मोड़ ली जिधर गैंडे नुमा हमला आवर भाग रहा था। कार दौड़ाते हुए मेरे ज़हन में सिर्फ एक लम्हे के लिए यह ख्याल आया कि इसके बराबर में से गुजरते हुए कोई भी इसे गोली मार देगा, लेकिन दूसरे लम्हे मेरा खून कनपट्टियों में ठोकरे मारने लगा। स्टीयरिंग पर मेरे हाथों की गिरफ्त सख्त होगी। मैंने सड़क पर दौड़ती हुई कार को कदर तिरछा किया और गैंडा नुमा शख्स बम्पर से उछलकर हवा में उड़ता हुआ नजर आया। उसकी चीखें होलनाक और लर्जा खेसी। वो इस वक्त भी तारीख पलाट से कई गज दूर था। मैंने जुनून के आलम में अकार्ड की रफ्तार इतनी तेज की हुई थी कि वो शख्स हवा में उछलकर जमीन पर गिरने भी नहीं पाया था कि कार उसके नीचे पहुंच गई और वो पुरशोर आवाज के साथ दौड़ती हुई कार के बोनट पर आ गिरा। चिकनी और हमवार बोनट पर वो किसी अंधे की तरह कोई सहारा तलाश करने के लिए हाथ पैर चला रहा था। कार की बाड़ी में बिल्कुल बैठे हुए और चिपके हुए वाइपरों पर उसका हाथ नहीं पड़ रहा था। मैं ब्रेक लगाकर बहुत आसानी के साथ उसे बोनट से नीचे फिसलने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन इस वक्त खाली प्लाट मखदूज था। मुझे डर था कि बकिया लोगों को अंदर भेजने के बाद कोई अंधेरे में चुप कर इसकी हिफाजत न कर रहा हो। मैं इसी रफ्तार से प्लाट के सामने से गुजर गया। खतरे के एहसास से निजात मिलते ही मैंने अचानक ब्रेक लगाया। कार की रफ्तार को एक शदीद झटका लगा और हमारा दुश्मन बोनट पर से गैर इरादी तौर पर फिसलता हुआ बाएं टायर के सामने जा गिरा। मैंने फौरन ही ब्रेक पैडल छोड़कर दोबारा एक्सीलेटर दबा दिया। कार में भौचाल आ गया। सब उछलकर छत से जा टकराए। अगर स्टीयरिंग पर मेरी गिरफ्त मजबूत ना होती तो इन झटकों की वजह से वो मेरे हाथों से निकल सकता था। इस शख्स की लर्जा के चीखों के साथ हमारी वजनी कार उसे कुचलती हुई आगे बढ़ती चलेगी। खुदा के पनाह। पीछे से गजाला की लरजती हुई आवाज उभरी। बाजुकात अपने गुस्से में होशो हवास खो बैठते हैं। इसे कुचलकर मारने की कोशिश में यह तेज रफ्तार कार उलट भी सकती थी। अब कारों के उलटने का जमाना लद गया। मैंने गैर इरादी तौर पर हंस कर कहा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे वो भयानक हंसी खुद मेरे लिए अजनबी थी। ये नीचे और एरोडायनामिक डिजाइन की गाड़ियां तेज रफ्तारी में भी नहीं उलटती, इसलिए दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रही हैं। वो खालिस रहायशी और पुरस्कून इलाका था। हम जब तक वहां से बाहर नहीं निकल गए वो तीनों मुड़ मुड़ कर जहांगीर के जलते हुए घर के ऊपर बढ़ती हुई खून आशाम सुर्खी का जायजा लेते रहे और अपने अपने अंदाज में तबसरे करते रहे। मुझे यकीन था कि इस आग के फैलाव से अपने घरों को लाहक होने वाले खतरे के पेश नजर जहांगीर के पड़ोसी आग बुझाने वालों की इमदाद तलब कर लेंगे और इस आबाद इलाके को कोई संगीन नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ जहांगीर को पहुंचा था। यह हर हाल में पुलिस केस बनेगा। थोड़ी देर बाद वीरा बोली। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी खुली चांद मारी के बाद सिक्योरिटी गार्ड क्या बयान देंगे। इस बार हम दलदल में फंसे हैं। पैसे में बहुत ताकत है। मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। 10,000 रुपए कबूल करके वो खुद भी चक्कर में आ चुके हैं। मुझे यकीन है कि वो खामोशी से भाग जाएंगे। जब हमारी या किसी और की तरफ से उनकी निशानदही नहीं होगी तो उन्हें अपनी खामोशी बरकरार रखने का जवाब मिल जाएगा। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तब भी ये उनका इनफरादी फेल होगा। वो एक बाकायदा कंपनी के मुलाजिम है। वहां के रिकॉर्ड में जहांगीर का मकान भी शामिल है। सुल्तान शाह बोला। ये सब संभालना उनका काम होगा।
जहांगीर के खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उसे तो चारों गार्ड्स में से नहीं कोई भी पहचान सकेगा। मेरा ख्याल है कि अपनी नेक नामी बरकरार रखने के लिए उनकी कंपनी के मालकान भी किसी स्कैंडल से बचने की कोशिश करेंगे। इसी वक्त खेल का एक वसी, वीरान और तारीक मैदान आ गया और गजाला बोल पड़ी, क्यों ना हम सड़क के बजाय इस खुले मैदान में से गुजर जाएं? जमीन हमवार है, यहाँ हम टोनी से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बारोनों के इलाके में दाखिल होने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। छुटकारा तो बाद में होगा, पहले इसे खत्म करना होगा। यहाँ फायर के धमाके के बजाय हम बीमगन के मोलक मगर खामोश शोले से काम ले सकते हैं। सुल्तान शाह ने उसे याद दिलाया। गजाला का मशवरा साहिब था। मैं रफ्तार कम करके गाड़ी मैदान की तरफ घुमा ली। इसे खत्म करने की फिक्र में मत पड़ो, वीरन पुरस्कून लहजे में कहा। इसकी गर्दन मेरे पैरों में थी, मैं इसे खत्म कर चुकी हूँ, अब सिर्फ इसे बाहर निकलना बाकी रह गया है। बाजुकात तुम मुतहय्यर कर देने वाली खामोशी से अपना काम कर गुजरती हो। गजाला की आवाज रश्क आमेज होगी। मुझे बराबर में मौजूद होने के बावजूद पता नहीं चल सका कि तुम इसका टैटुआ दबा बैठी हो। तुम्हारा दिमाग जहांगीर के घर की आग में उलझा हुआ था, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं चल सका। पर टोनी ने मरने से लम्हा भर पहले बहुत जबरदस्त झुरझुरी थी। वीरा ने इंकिशाफ किया। इसका निचला धड़ खून में लथड़ा हुआ है, इसलिए मैं अब भी इससे बचकर बैठी हुई हूँ। गजाला ने कहा, मुझे पता नहीं चल सका कि इसने कब दम तोड़ा है। खून की फिक्र ना करो, इसके जिस्म के खून आलूद हिस्सों पर 2 मोटी मोटी चादरें लिपटी हुई हैं। सुल्तान शाह ने कहा, इसे इन चादरों समेत फेंकना है।